हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो करेंटली वी आर ऑन द चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे बायोलॉजी सिलेबस का। और इसमें मैंने आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर्स करवा दिए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिजीज़ के ऊपर बताया था और वो पूरा लेक्चर ही डिजीज़ के ऊपर बेस्ड है। सेकंड जो लेक्चर था उसमें हमने इम्यूनिटी जो है उसको स्टार्ट किया था और इम्यूनिटी पूरा का पूरा लगभग फिनिश ही हो गया था। एक टॉपिक हमारा उसमें बचा हुआ था, दैट इज़ ऑटो इम्यूनिटी। और सेकेंड लेक्चर जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे। आज का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑटो इम्यूनिटी से। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? देखो, जब भी कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे जो है वो चेंजेस चल रहे होते हैं। तो इम्यूनिटी जो है, पहला इम्यूनिटी तो वो हमारे पास जो एबिलिटी होती है वो उस पर्टिकुलर जो हमारा पैथोजन होता है या फॉरेन बॉडी होता है उससे फाइट करने के लिए। ऑटो इम्यूनिटी वो प्रॉब्लम होती है जिसमें कि डिजीज़ होती है, जिसमें कि क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है वो उसके पास वो पावर ही ख़त्म हो जाती है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब हमारे जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं हम लोग, उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि हमारा अपना सेल कौन सा है और नॉन सेल्फ सेल कौन सा है। तो बाहर का अगर कोई सेल्स है, मान लो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है तो उसमें क्या होती है कि उस दौरान जो है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिया जाता है बॉडी को, ताकि जो है उससे क्या मतलब बॉडी जो है वो उस फॉरेन जो हमारा जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको रिजेक्ट ना कर पाए। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे बॉडी जो होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस चल रही होती है। उस दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी जो है वो कॉन्टैक्ट वो पावर लॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि हमारा अपना सेल्फ सेल कौन सा है और नॉन सेल कौन सा है। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे क्या होता है, अटैक कर देता है, खुद के ही सेल पे अटैक कर देता है कि उसको वो फॉरेन बॉडी समझ लेता है। उसको लगता है कि मतलब यही हमारा पैथोजन है, यही हमारा जो है फॉरेन बॉडी है। तो इसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसमें एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम्पल है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखेंगे। 4-5 एग्जाम्पल जो है उसको मैं करवाती हूँ। सबसे पहला है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, नाम आपको याद होना ही चाहिए अच्छे से। दूसरा है हमारे पास माइस्थेमिया ग्रेविस। तीसरा है हमारे पास दैट इज ग्रेविस डिजीज, जिसको हम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। इसके बाद है विटोलिगो और उसके बाद है सोरियासिस, यहाँ पे पी साइलेंट है, ठीक है। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस, माइस्थेमिया ग्रेविस, ग्रेविस डिजीज जिसको हम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी कहते हैं, विटिलिगो और सोरियासिस। इसके बाद हम चलते हैं दैट इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स की तरफ। लिम्फॉइड ऑर्गन्स में टोटल 4 चीज़ें होती है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं और एंटीबॉडीज होता है, ठीक है। अब ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है इसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कुछ होते हैं और कुछ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ये वो ऑर्गन्स होती है जहाँ पे लिम्फोसाइट जो होती है उसकी प्रोडक्शन और मैचुरेशन दोनों यहीं पे होती है। तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है वो आपको याद रखना है। थाइमस और बोन मैरो दोनों जो है वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, इससे क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखेंगे। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है, यहाँ पे जो लिम्फोसाइट होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी उसके बीच में इंटरेक्शंस जो होती है, जो भी चीज़ें मतलब एंटीबॉडी और जो एंटीजन के बीच में जो भी इनकाउंटर होता है वो सारी चीज़ें ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो मेमोरी वगैरह चीज़ें बनती है वो यही लिम्फॉइड ऑर्गन्स के, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर बनती है। अब जो है हम एक एक करके प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है इसमें अगर हम थाइमस की बात करें तो थाइमस जो होता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लैंडुलर होता है क्योंकि इंडोक्राइन होता है तो ये ग्लैंडुलर होता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। इसके बाद जो थाइमस होती है इसकी साइज जो होती है मतलब एज के हिसाब से क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थाइमस ग्लैंड की जो साइज होती है वो रिड्यूस हो जाती है, छोटी होती जाती है। इसलिए कहा जाता है जो ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है। क्यों वीक हो जाती है? क्योंकि उसमें साइज जो होता है थाइमस ग्लैंड का वो रिड्यूस होगा और थाइमस ग्लैंड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ओल्ड एज में इम्यूनिटी इसीलिए कम हो जाती है। मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन जो होती है टी लिम्फोसाइट की वो यहाँ पे थाइमस पे देखने को मिलता है। दूसरा है हमारे पास दैट इज बोन मैरो, और बोन मैरो जो है यहाँ पे बी और टी लिम्फोसाइट जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन जो है टी लिम्फोसाइट की वो थाइमस में होती है, लेकिन बी और टी लिम्फोसाइट जो है वो बनता कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बोन मैरो में। इसके बाद दूसरा है हमारे पास दैट इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और उसके अंदर सबसे पहले हम
हम पढ़ते हैं स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन जो होता है इसको हम ग्रेवयार्ड या रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी कहते हैं। जब 120 दिन आरबीसी का पुर जाता है उसके बाद जो है वो चला जाता है स्प्लीन में और वहीं पे या तो स्टोर हो जाता है वहाँ पे या फिर वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आरबीसी को इसलिए ग्रेवयार्ड या फिर रिजर्वॉयर कहा जाता है आरबीसी का, क्योंकि वहाँ पे जाके स्टोर होता है और वहीं से वो फिर क्या होता है डिस्ट्रॉय होना रहता है। आफ्टर 120 डेज जो है आरबीसी का लाइफ टाइम होता है, तो वहाँ पे जाके वो डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड या रिजर्वॉयर कहा जाता है। ये इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी में और ये प्रोड्यूस करता है इम्यूनिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। माल्ट जो होता है, माल्ट के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लिम्फॉइड टिश्यू का 50% जो होता है वो माल्ट होता है। हमारे जो पूरे बॉडी का जो लिम्फॉइड टिश्यू है इसमें 50% कंसिस्ट करता है यही माल्ट। अब ये माल्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है, तो माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। जो भी लिम्फॉइड टिश्यू जो म्यूकोसा से एसोसिएटेड होते हैं वो होता है म्यूकोसा, यानी कि म्यूकस की जो लाइनिंग होती है। अब ये जो म्यूकस की लाइनिंग होती है वहाँ हर जगह पे लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है हमारे जीआईटी का यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है म्यूकोसा की लाइनिंग। जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो होते हैं वो यूरिन का पाथवे या जेनाइटल ऑर्गन्स का जो पाथवे होता है वहाँ पे भी म्यूकोसा जो होता है म्यूकस की लाइनिंग वो प्रेजेंट रहती है। तो ये सारे जगह जो होता है लिम्फॉइड टिश्यू होता है ये 50% कंस्टिट्यूट करता है। इसके बाद जो है स्प्लीन, पियर्स, पैचेस, अपेंडिक्स, टॉन्सिल ये सारे जो है इसी माल्ट के अंदर आ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लें इस पूरे चैप्टर का, उसके बारे में। सबसे पहले एड्स को जानते हैं। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो कि एक्वायर्ड डिजीज़ है। ये कंजेनाइटल नहीं होता है, बाय बर्थ नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन ये प्रेजेंट हो सकता है, मे बी ये प्रेजेंट हो सकता है अगर ये मदर से फीटस में ये ट्रांसफ़र हुआ है तो। लेकिन ये एक्वायर किया जाता है, आफ्टर बर्थ होता है, ठीक है। ये कंजेनाइटल नहीं होता है, नॉन कंजेनाइटल डिजीज़, और ये एक तरह का वायरल डिजीज़ होता है, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये एक तरह का वायरल डिजीज़ है, नॉन कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होता है, बाय बर्थ ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसका जो पैथोजन होता है यानी कि जो इसका फॉरेन बॉडी है जो डिजीज़ कॉज करता है वो कौन है? HIV वायरस है। वायरस कौन है? HIV वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। ये वायरस जो होता है HIV वायरस ये रेट्रो वायरस होता है। जो नॉर्मल वायरस है उससे उल्टा है, ये रेट्रो वायरस है। बेसिकली रेट्रो वायरस जो होता है उसमें RNA होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल और इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। अब इस एंजाइम के बारे में थोड़ा हमें जाना है। जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया था उस दौरान मैंने आपको कहा था कि जो सेंट्रल डॉग्मा होता है उसमें DNA से DNA जो है होता है, उसके बाद DNA से RNA होता है, फिर RNA से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे जो है ये सेंट्रल डॉग्मा जो है ये नॉर्मल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें DNA से जब RNA बनती है तो वहाँ की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे जो एंजाइम का यूज़ होता है वो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है जो DNA से RNA में कन्वर्ट होता है। वहीं पे मैंने आपको बताया था अगर RNA DNA बनाने लगे तब कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज जो DNA से RNA बनाए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो RNA से DNA बनाएगा। तो रेट्रोवायरस जो होता है इसके अंदर जो RNA प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। जो फर्स्ट केस था एड्स का वो रिपोर्ट हुआ था 1981 में, आपको ईयर याद होना चाहिए। और ये जो मेनली जो एड्स होता है वो ट्रांसमिट होता है बॉडी फ्लूइड से। हम कह सकते हैं कि ये जो मेयर टच होता है, फिजिकल टच जो होता है उससे ये स्प्रेड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है बॉडी फ्लूइड से ही ये एड्स जो होता है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। लास्ट 25 ईयर्स में जो है इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड किल्ड मोर देन 25 मिलियन पर्सन। ये लास्ट 25 साल में जो है ये पूरा वर्ल्ड में फैल चुका है और 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये किल कर चुका है। वर्ल्ड का एड्स डे जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमें अब समझना है HIV का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, आपकी डिटेलिंग कराई जा सकती है इसमें।
जो कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, नाम आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं HIV स्ट्रक्चर जो है उसको कंप्लीट करवाती हूँ। देखो इसमें सबसे पहले जो है अंदर में प्रेजेंट होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्रोटीन की कैप्सिड होती है, 2 प्रोटीन की कैप्सिड होती है। उस प्रोटीन की कैप्सिड के अंदर जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरा एंजाइम होता है इंटीग्रेज। ठीक है, 2 तरह की एंजाइम प्रेजेंट होती है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और दूसरा होता है इंटीग्रेज एंजाइम। ठीक है, दोनों का फंक्शन आगे बताती हूँ। उसके बाद जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है वो कितना होता है, 2 सिंगल स्टैंडर्ड DNA होगा इस प्रोटीन कैप्सिड के अंदर। अब ये जो प्रोटीन कैप्सिड होता है इसमें 2 लेयर होती है और दोनों लेयर जो होता है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं हम। जो बाहर वाला लेयर होता है उसको हम कहते हैं P17 और जो अंदर वाला लेयर होता है उसमें उसको कहते हैं P24। बेसिकली ये क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो प्रोटीन कैप्सिड का जो ये तो बाहर वाला जो लेयर होता है वो P17 का रिसेप्टर होता है और P24 रिसेप्टर जो होता है वो अंदर वाला होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाहर, उस प्रोटीन कैप्सिड के बाहर जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, ये जो ग्रीन में दिखा रखा है मैंने, ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। और ये जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है इससे अटैच होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसको हम GP कहते हैं। और यही जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है इसमें 2 पार्ट होता है, एक जो है हेड का पार्ट होता है और एक बेसिकली टेल जैसा पार्ट होता है। तो इसको जो हेड वाला पार्ट होता है आगे का उसको हम GP120 कहते हैं और जो टेल वाला पार्ट होता है जो इसके लेयर से अटैच रहता है उसको हम GP41 कहते हैं। तो एक GP120 दूसरा GP41। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं कि HIV जो होता है उसके पास GP रिसेप्टर्स होता है, मैंने अभी आपको बताया है। जो हेल्पर T सेल्स होते हैं और जो मैक्रोफाज होता है, मैक्रोफाज और हेल्पर T सेल्स जो होता है इसको हम HIV फैक्ट्री कहते हैं। HIV फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो होता है देखो मैक्रोफाज जो होता है उसका मेन काम होता है कि वो उसको किल कर देता है, खा जाता है, जो भी फॉरेन बॉडी होता है उसको इनगल्फ कर जाता है। ठीक है, और जो हेल्पर T सेल्स होता है वो वही उसको हेल्प करता है, दैट इज किलर सेल को, ताकि वो उसको किल कर सके। जो हमारा पैथोजन आता है, जो भी वायरस बैक्टीरिया कुछ भी, तो उसको किल करने में ये काम करता है। तो ये हेल्पर T सेल्स होता है, इसकी वजह से ही जो है वो किलर T सेल काम कर पाता है। और मैक्रोफाज, इन्हीं दोनों जो सेल्स होते हैं इसको कहा जाता है HIV फैक्ट्री, क्योंकि HIV जो होता है वो सबसे पहले इन्हीं के पास जाता है, इनके पास इंटर करता है और यहीं से इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करी जाती है। और अगर ये इसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मैक्रोफाज को डिस्ट्रॉय कर दिया, हेल्पर T सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, तो आगे क्या होगा कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बॉडी जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास जो होता है हेल्पर T सेल्स और मैक्रोफाज जो होता है उसके पास CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो होगा एड्स जो होता है इसमें हेल्पर T सेल जो होती है उसकी जो नंबर होती है वो कमती जाती है, कंटिन्यूसली कम होती जाती है। कैसे कम होगी, अब इसमें ट्रांसमिशन के ऊपर हम देख लेते हैं HIV की ट्रांसमिशन होती कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है कि टोटल 4 से 5 और 6 स्टेप्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले क्या होता है कि HIV जो है वो मान लेते हैं कि हमारे ये हेल्पर T सेल जो है या फिर मैक्रोफाज भी हो सकता है, या तो ये हेल्पर T सेल है या मैक्रोफाज है। तो अगर ये सेल है हमारे पास तो उसमें सबसे पहले क्या होगी कि इसका जो होता है हेल्पर T सेल का जो होता है रिसेप्टर जो है उसको हम CD4 रिसेप्टर कहते हैं। और दूसरा जो इसका रिसेप्टर होता है HIV का रिसेप्टर, उसको हम क्या कहते हैं, GP रिसेप्टर कहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है उसमें आता है कि बाइंडिंग हो जाती है GP रिसेप्टर का विद द CD4 रिसेप्टर के साथ। ठीक है, तो बाइंडिंग जैसे ही हो गई GP रिसेप्टर का और CD4 रिसेप्टर का, उसके बाद अगर वो जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी ट्रांसफर हो जाती है, वो उस सेल के अंदर चला जाता है। अब उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो होता है वो उस होस्ट के अंदर, होस्ट किसको कहेंगे, हेल्पर T सेल या फिर मैक्रोफाज जो है उसके अंदर वो इंटर कर जाता है। ये जो इसका सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के हेल्प से क्या बना लेता है, DNA बना लेता है। तो पहला एंजाइम का काम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है यहाँ पे DNA बना लेगा। अब ये जो DNA होता है वो इसका मतलब हेल्पर T सेल्स जो होता है, ये मैक्रोफाज है, सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA होगा। ठीक है, DNA RNA कुछ भी हो सकता है जो उसका अपना होता है। तो हेल्पर T सेल या मैक्रोफाज जो है उसका जो DNA होता है उसके अंदर उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले इस DNA का, अब ये जो DNA बना है जेनेटिक मटेरियल वो उस होस्ट के अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो होता है उसमें वायरल जीनोम इंटीग्रेटेड विद होस्ट जीनोम वाया द इंटीग्रेज एंजाइम। एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था जिसके वजह से वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हुआ। दूसरा, अब ये जब उस होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर एंटर किया तो उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ ये क्या करेगा, इंटीग्रेट कर जाता है। इंटीग्रेट कर जाने की वजह से, और इंटीग्रेशन होती है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम के हेल्प से, और फिर वहाँ पे क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। हाई नंबर ऑफ एचआईवी जो है वो बनने लगते हैं, और इससे क्या होता है, इस हेल्पर टी सेल को, मैक्रोफाज को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर दूसरे के पास जो है फिर ऐसे ही अपना नंबर जो है वो बढ़ाते जाता है, और फिर वो उससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होती है वीक हो जाती है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती है, और पर्सन क्या हो जाते हैं, डेड भी हो सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसमें ही और आगे बढ़ते हैं, तो दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या क्या मोड होते हैं जिसके जरिए जो है ये वायरस जो है हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, जब ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उस दौरान जो है, जब ब्लड की डोनेशन होती है उस दौरान जो है, क्योंकि ये फ्लूइड जो है उससे मतलब बॉडी फ्लूइड जो है उससे ट्रांसमिट होता है, तो बॉडी फ्लूइड से अगर ट्रांसमिट होना होता है तो मतलब बॉडी ब्लड की जो ट्रांसफ्यूजन होती है उस दौरान ये जा सकती है। दूसरा, अगर हम इन्फेक्टेड निडल या सिरिंजेस जो यूज़ किया हुआ है एक इन्फेक्टेड पर्सन में, उसका अगर निडल या इंजेक्शन किसी हेल्दी पर्सन के अंदर उस सेम इंजेक्शन को, निडल को इंजेक्ट किया जाएगा, तो उस दौरान भी क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है एचआईवी। इसके बाद इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर जा सकता है। उसके बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है इससे, इस एड्स से, एचआईवी वायरस से, तो उसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कॉन्डम अगर यूज़ किया गया है तो फिर वहाँ पे भी ये हो सकता है। अब कौन से ऐसे पीपल हैं जो रिस्की हैं इसके लिए, मतलब एचआईवी के लिए जो रिस्की है वो कौन कौन से पीपल हो सकते हैं, जिनका मल्टीपल सेक्स पार्टनर होता है, अननोन पार्टनर्स है, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि जो सामने वाला है उसमें एचआईवी प्रेजेंट है और वो एड्स उसके अंदर एड्स बीमारी है, तो ये जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर जो है इसमें ये केस हो सकता है। दूसरा है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो रिपीटेडली हो रहा है उसके अंदर, तो उसमें देखने को मिल सकता है। ड्रग एडिक्ट, जिसमें कि इंट्रावेनस इंजेक्शन जो ड्रग लेते हैं, ड्रग जो एडिक्ट्स होते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है उसके वेन्स के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिल सकता है। उससे अगर इन्फेक्टेड है और वहाँ से फिर वो जो हेल्दी पर्सन है उसमें अगर वही सेम इंजेक्शन जो है इंसर्ट किया जाएगा तो फिर उसको हो सकता है। इसके बाद चिल्ड्रेन बॉर्न टू इन्फेक्टेड मदर, अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसका चिल्ड्रेन जो बॉर्न होगा उसमें ये रिस्क देखने को मिल सकता है। अब इसकी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, जो टाइम लैग होता है, इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि इसका जो टाइम लैग होता है बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिस्टम, वो मंथ से 5 to 10 ईयर्स हो सकता है। मतलब जब इन्फेक्शन हुआ है और उसका अपीयरेंस होता है, मतलब अगर एचआईवी इंटर किया है तो जरूरी नहीं है कि तुरंत ही उसका सिम्टम्स दिखने लगे, बहुत मंथ भी लग सकता है या 5 से 10 साल भी लग सकता है हमें पता लगाने में कि इस पर्सन को जो है एड्स है, ठीक है, उसके अंदर एचआईवी जो है वो इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन उसका जो पता लगता है, सिम्टम आता है, उसमें टाइम लग सकता है। और इसका जो नॉर्मल सा सिम्टम्स है वही डायरिया है, स्वॉलन लिम्फ नोड जो है वो फूल जाते हैं, फीवर हो सकता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, तो ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है किसी भी बीमारी के लिए, ठीक है। इसके बाद इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो 3 तरह से इसमें डायग्नोस किया जाता है कि एचआईवी इंटर है, दैट इज़ द एलाइजा और पीसीआर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बायोटेक्नोलॉजी में बता दिया है पूरा अच्छे से डायग्राम से, तो आप उसको वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो एलाइजा और पीसीआर जो है, इसमें एलाइजा को हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट होती है। पीसीआर जो होता है इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होते हैं, और तीसरा वेस्टर्न ब्लॉटिंग हमें देखने को मिलता है। डायग्नोसिस के लिए ये 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है, इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड नॉट बी क्योर्ड। ये ट्रीटमेंट, इसमें इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसकी क्योर कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर हम इसकी क्यूरेबल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंटी रेट्रोल वायरल ड्रग जो है वो सिर्फ ये पार्शली इफेक्टिव होता है, ये सिर्फ उसकी लॉन्ग लाइफ जो होता है उसको थोड़ा बढ़ा सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है ये बीमारी जो है वो मतलब क्योर नहीं हो सकती है, सिर्फ इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कुछ टाइम तक जो है उसको रोका जा सकता है, लेकिन इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड नॉट बी क्योर्ड। यूज ऑफ द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव होता है एंड कैन ओनली इंक्रीज लॉन्गेविटी बट कैन नॉट क्योर। सिर्फ लॉन्गेविटी जो होती है इंसान की उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पूरा तरह से क्योर जो है नहीं होता है इससे इंसान। इसके बाद अब इससे प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन के लिए इसमें सेवरल गवर्नमेंटल में नाको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल
गवर्नमेंटल जैसे कि एनजीओज इज वर्किंग टुवर्ड एजुकेटिंग पीपल अबाउट एड्स, वो पीपल को क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। जो नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल एसोसिएशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं पीपल को अबाउट द एड्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है हैज़ बिन डूइंग वर्क टू प्रिवेंट एड्स को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं ऑफ द कॉन्डम्स एंड द कंट्रोल ऑफ द ड्रग अब्यूज़ जो है उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद जो है मेकिंग सेफ ब्लड बैंक जो है उसको सेव कर रहे हैं। इसके बाद द यूज़ ऑफ द डिस्पोजल सिरेंजेस, जो भी डिस्पोजेबल मतलब यूज्ड जो सिरेंजेस और नीडल्स हैं क्लिनिक्स में उसको अच्छे से डिस्पोज करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चल रहा है टू प्रिवेंट द एड्स। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कैंसर। कैंसर जो होता है ये नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है, लेकिन ये मोस्ट डेंजरस डिजीज है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं कि कैंसर सेल जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। इसमें जो सेल नॉर्मल जो सेल डिवीजन होता है उसमें नॉर्मल सेल जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, कंट्रोल टाइप की सेल डिवीज़न होती है। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसमें अनकंट्रोल सेल डिवीज़न और डिफरेंशिएशन होता है, जिसके वजह से ट्यूमर्स यानी कि गठाने या फिर नियोप्लाज्म जो है वो बनने लगता है। बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल सेल डिवीज़न, काफ़ी जो है हाई नंबर में सेल डिवीज़न होने की वजह से, काफ़ी तेज़ी से रैपिड सेल डिवीज़न होने की वजह से उसमें गठाने बनने लगती है, ट्यूमर्स बनने लगते हैं, जिसको हम नियोप्लाज्म भी कहते हैं। दूसरा है कि डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो प्रोसेस होता है कि मान लेते हैं हमारे पास जो है एक सेल है और ये दूसरा सेल है, फिर तीसरा सेल है। अब क्या होता है कि एक सेल जो है जब ये दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो क्या कर लेता है, ये अपना ग्रोथ क्या होता है, रोक देता है। अगर ये सेल है इसका साइज जैसे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, तो ये दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने से अपना ग्रोथ क्या करेगा, रोक देगा। तो ये होता है कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब इससे क्या होता है कि अच्छे से मतलब सेल डिवीजन काफ़ी अच्छे से हो पाती है। लेकिन इसी में अनकंट्रोल सेल डिवीजन कैसे होता है कि अपना कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है, लॉस कर देता है। कांटेक्ट इनहिबिशन लॉस करने से क्या होगा कि जब भी ये नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में होगा तो अपना जो डिवीजन है उसको स्टॉप नहीं करता है, कंटिन्यूसली ये ग्रो कर जाता है। ग्रो करते करते उसमें ही अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, ट्यूमर्स जो है वो बनने लगते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, कांटेक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाती है। तीसरा है कि कैंसरस सेल जो है compete करता है नॉर्मल सेल के साथ। अब जब ये उसके आसपास जो कैंसरस सेल्स के बगल में जो भी नॉर्मल सेल होता है उसके साथ ये compete करेगा न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि उसको क्या चाहिए, काफ़ी हाई नंबर है, तो वो जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, उसी नॉर्मल सेल से जो है वो न्यूट्रिशन लेता है। एज कैंसर सेल अटैच न्यू ब्लड वेसल्स वेयर दे गो एंड मेक नॉर्मल सेल डिप्राइव या लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जहाँ भी वो नॉर्मल कैंसर सेल जो है वो अटैच होते हैं नए नए ब्लड वेसल से, और उनके साथ नए नए नॉर्मल सेल जो होते हैं उसके साथ जुड़ते हैं, वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, और जो नए जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसको वो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। इसके बाद है ट्यूमर या नियोप्लाज्म। अब ये जो ट्यूमर या नियोप्लाज्म होता है ये दो तरह का होता है, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये नॉन कैंसरस होता है, ये कैंसर कॉज नहीं कर सकता है, और ये डिवाइड कंटिन्यूसली जो है ये डिवाइड भी नहीं करता है, जो बिनाइन ट्यूमर होता है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर है तो ये कैंसर कॉज करता है, कैंसरस ट्यूमर होता है, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता है और हमारे जो बॉडी होता है उसमें फैल जाता है थ्रू द ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में फैल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, और ये हमें कैंसरस सेल्स यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में देखने को मिलता है, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। Some regulatory mechanism which prevent cancer but their breakdown may cause cancer। कुछ जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिससे कि कैंसर जो है प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो ब्रेकडाउन है उसके वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो इसमें आते हैं प्रोटोऑन्कोजेंस और सप्रेसर जीन्स। जो प्रोटोऑन्कोजेंस होते हैं इसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये नॉर्मल सेल डिवीजन जो है उसको प्रमोट करता है। प्रोटोऑन्कोजेंस मतलब ऑन्कोजीन्स होने से पहले प्रोटोऑन्कोजेंस होते हैं, और जब कैंसर होती है उस दौरान क्या होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन देखने को मिलता है। जो सप्रेसर जीन्स होते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सेल डिवीजन को रोक देता है, और जब कैंसर होती है उस दौरान रैपिड तेजी से बढ़ा देता है सेल डिवीजन को। ठीक है, नॉर्मल प्रोटोऑन्कोजेंस में आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मल जो सेल डिवीजन होता है उसको प्रमोट करता है, और कैंसर के दौरान उस अनकंट्रोल सेल डिवीजन कराता है। जो सप्रेसर जीन्स होते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में स्टॉप कर देता है सेल डिवीजन को, और जब कैंसर होता है उस दौरान ये रैपिड सेल डिवीजन करवाता है। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं कैंसर
किन वजह से हो सकता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं उसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स क्या है? कार्सिनोजेंस। अब ये 3 तरह का हो सकता है, फिजिकल कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। जो फिजिकल होता है उसमें आता है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, मतलब फिजिकली रेडिएशंस देखिए हो सकता है रेडिएशन की वजह से, रेडिएशंस या आयोनाइजिंग रेडिएशंस या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आपको नाम याद होना चाहिए। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में एक्स रेज और गामा रेज की वजह से हो सकता है, और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होता है यूवी रेज, वो स्किन कैंसर जो होता है वो यही नॉन आयोनाइजिंग यूवी रेज के कारण जो है वो होती है। तो ये फिजिकल टाइप की कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर कॉज करता है। दूसरा हमारे पास आता है टोबैको। टोबैको स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज करता है। कोल टार, एस्बेस्टस, इन सब चीज़ें से, केमिकल से जो है वो उससे भी कैंसर हो सकता है। तीसरा हमारे पास है बायोलॉजिकल, जो कि कैंसर कॉजिंग वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या हेपेटाइटिस बी की वायरस, ये सारे बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस होते हैं। इसके बाद वायरल ऑन्कोजेंस जो होते हैं, दे कैन इंसर्ट इन नॉर्मल सेल्स टू फर्दर कॉजेज कैंसर। ये नॉर्मल सेल्स के अंदर जो है वो इंसर्ट होते हैं, खुद को ले जाते हैं और फिर वहाँ से क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। इसके बाद है कि अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है, हमें कैसे ये डायग्नोस करना है कि इस पर्सन को कैंसर है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें होता है बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। अगर सस्पेक्टेड पर्सन है जिसमें हमें ऐसा लग रहा है, जिस उस पर्सन को अगर लग रहा है, पेशेंट को अगर लग रहा है कि कैंसर हो सकता है, तो उसमें बायोप्सी करते हैं या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी जो होती है वो स्किन जो होती है उसकी टिश्यू जो होती है उसकी क्या होती है, स्टडी होती है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ में जो सस्पेक्टेड पर्सन होता है विद द कैंसर, उसका टिश्यू जो होता है उसको निकाला जाता है, थोड़ा सा पोर्शन जो होता है टिश्यू का उसको निकाला जाता है, उसको फाइन सेक्शंस जो है उसका बनाया जाता है, उसको कट करके फाइन सेक्शन बनाया जाता है और उस सेक्शन को जो है माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है और उससे पता लगता है कि उस इंसान के जो टिश्यू होती है उसमें सेल होगी और सेल के अंदर क्या हो जाएगी, जो है अगर उसमें अनकंट्रोल टाइप की सेल डिवीजन हमें ट्यूमर वगैरह देखने को मिल रहा है तो उसमें इससे भी पता लगाया जा सकता है। दूसरा प्रोसेस होता है बोन मैरो एंड ब्लड टेस्ट। बोन मैरो जो है उसमें हम देखते हैं यूजुअली परफॉर्म फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ब्लड कैंसर। जब ब्लड कैंसर जो होती है, जिस पर्सन को ब्लड कैंसर होता है, उसमें हम बोन मैरो या फिर ब्लड टेस्ट लगाते हैं। उसकी जो ये ब्लड टेस्ट होती है उसमें ल्यूकेमिया जो होता है, जब WBC जो होता है वाइट ब्लड सेल, अगर उसकी नंबर जो होती है वो बढ़ जाती है तो उसमें ल्यूकेमिया कॉज होता है, यानी कि ब्लड कैंसर होता है ये। और ये जो ब्लड टेस्ट लगाया जाता है ये ब्लड कैंसर के लिए लगाया जाता है। तीसरा होता है रेडिएशन थेरेपी, और रेडिएशन थेरेपी जो है इसमें यूज्ड फॉर द इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। किसी इंटरनल ऑर्गन्स में अगर हमें पता लगाना है कि इसमें कैंसर है, इसमें ट्यूमर है, तो हम क्या करते हैं उसमें एक्सरे और सीटी स्कैन करते हैं। एक्सरे जो होता है ये 2D इमेज निकाल के देता है और 2 डायमेंशनल इमेज, और सीटी स्कैन जो होता है इसमें 3 डायमेंशनल इमेज जो है उससे निकल के आता है। मोर क्लैरिफाइड जो होता है वो सीटी स्कैन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है फोर्थ होता है हमारे पास, दैट इज MRI। MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स बाय ऑब्टेनिंग अ 3D इमेज। जो सीटी स्कैन होता है इसमें रेडिएशन थेरेपी दी जाती है और यहाँ पे 3D इमेज बनती है। जो MRI होता है इसमें भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई किया जाता है और यहाँ पे भी 3D इमेज निकालते हैं, और ये सबसे अच्छा मेथड होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद होता है एंटीबॉडी किट, जिसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो दिया जाता है अगेंस्ट द कैंसर। कैंसर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होता है वो अगर उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसको दिया जाता है उस पर्सन को, तो एंटीजन जो प्रेजेंट होता है इनसाइड एक्सप्रेसेस द कैंसरस सेल। उसके अंदर मान लो कैंसर सेल के अगेंस्ट जो एंटीजन, कैंसर सेल का जो एंटीजन है वो अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्नोसिस। इसके बाद अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर ले तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला है दैट इज सर्जिकल। सर्जिकली हम ट्यूमर को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो उससे ट्रीटमेंट हो सकती है। दूसरा है रेडियोग्राफी टेक्निक। रेडियोग्राफी जो होता है इसमें गामा रे का यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द टारगेट ट्यूमर सेल अवॉइडिंग डैमेज टू द नॉर्मल सेल। जो टारगेट मतलब जो टारगेटेड ट्यूमर सेल होता है सिर्फ उसको ही डिस्ट्रॉय करना है, उसके अगल बगल की जो नॉर्मल सेल्स होती है उसको डैमेज नहीं करना है। रेडियोग्राफी टेक्निक में इसमें गामा रेज यूज होता है। तीसरा हमारे पास है कीमोथेरेपी।
कीमोथेरेपी मतलब केमिकल का यूज़ किया जाता है, यानी कि केमिकल या फिर ड्रग्स जिसको हम विनब्लास्टिन कहते हैं। विनब्लास्टिन जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है टू गेट टू यू कैन बी यूज टू टारगेट द कैंसरस सेल जो होता है उसको टारगेट करके और फिर वहाँ पे ही केमिकल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट हो सकता है दैट इज़ हेयर लॉस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, तो ये सारी चीज़ें कीमोथेरेपी के अंदर हो सकती है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स। इसके बाद है हमारे पास इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी जो होता है इसमें इसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जिसको हम अल्फा इंटरफेरॉन जो है वो दिया जाता है पेशेंट को टू एक्टिवेट इट्स ओन इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट ट्यूमर। मतलब ये अलग से जो है बाहर से इम्यूनोथेरेपी, इम्यून वाली चीज़ें, मतलब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जो है जिसको हम अल्फा इंटरफेरॉन कहते हैं, ये पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो उसका खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके उस ट्यूमर के अगेंस्ट। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द अल्कोहल एंड द ड्रग एब्यूज़। ठीक है, अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़ जो होता है, किसी भी चीज़ को अगर ड्रग है वो अगर मेडिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मेडिकली अगर वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है जिससे पेशेंट वो ठीक हो रहे हैं, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम जो है उसकी सॉल्यूशन मिल रही है, तो ये चीज़ें ड्रग होती है, इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर इसका ओवरडोज करने लगे लोग, इसको जो है विदाउट द डॉक्टर की कंसल्ट से जो अगर इसको हम लेने लगे, रेगुलरली लेने लगे, तो यही ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। दैट इज़ द ओवरडोज ऑफ द ड्रग कॉजेज द ड्रग एब्यूज़। जो ड्रग एब्यूज़ है मोस्टली ये इंक्रीज़ हुआ है अमंग द यूथ, जो है वो ज़्यादा इसको कंज्यूम कर रहे हैं। द एडोलेसेंट एज में जो भी पीपल जा रहे हैं वो इसको ज़्यादा जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड क्रिएट द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट, जिससे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहा है उस पर्सन को के ऊपर भी और पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर भी। जो ड्रग्स है विच आर कमनली अब्यूज्ड, जो ड्रग्स जो भी कमनली जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, अब्यूज़ किए जा रहे हैं, उसमें आता है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड। मेजॉरिटी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सम आर फ्रॉम द फंजाई। इसमें मेजॉरिटी जो है बहुत सारे वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से, और कुछ जो है वो फंजाई से भी। अब जो ड्रग्स है इसकी टोटल 4 कैटेगरीज है जो हमें पढ़ना है। पहला है ट्रैंक्विलाइजर्स, दूसरा है ओपियाइड, तीसरा है स्टिमुलेंट और फोर्थ है हेलुसिनोजन। ठीक है, अब इन चारों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ही क्वेश्चन आता है हमारे नीट में। तो ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं ये क्या होता है। ट्रैंक्विलाइजर जो है ये सप्रेस करता है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है CNS, उसको ये सप्रेस करता है, उसको उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। ये प्रमोट करता है स्लीप को, मतलब अगर किसी पर्सन को जो है वो स्लीप की प्रॉब्लम है तो उसमें ये ट्रैंक्विलाइजर्स की इस्तेमाल होती है। लेकिन ये जो है अभी हम अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो जो अडल्ट है जो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ ड्रग की तरह, ड्रग एब्यूज़ की तरह, तो उसकी बात अगर हम करें तो उसमें स्लीप ये प्रमोट करता है, कामनेस लाता है, उसको काम करके रखता है। एग्जाम्पल ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है बार्बिचुरेट्स और बेंजोथायाजिन्स। ठीक है, ये दोनों इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंसोम्निया क्या होता है, जिनको नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम जो होती है उसमें जो है उसकी ट्रीटमेंट में जो है इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये स्लीप लाता है, नींद लाता है। तो नींद लाने के लिए जो है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट जो है, क्लिनिकली इसको दिया जाता है टू ट्रीट द इंसोम्निया। एनेस्थेटिक जो होता है, एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाता है बेहोश करने के लिए। एंटी एनेक्साइटी, अगर किसी को एनेक्साइटी है तो उसमें ये जो है एंटी एनेक्साइटी होता है और ये उसमें दिया जाता है, एंग्जाइटी अगर किसी को है तो। दूसरा है कि ओपियोइड्स। ओपियोइड जो होता है इसका रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट GIT जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पोपी प्लांट। पोपी प्लांट जो होती है उसकी लेटेक्स जो होती है वहाँ से मिलती है, जिसका नाम है पोपी प्लांट को पापावर सोमिनिफेरम कहते हैं, उसकी लेटेक्स से हमें मिलता है ओपियोइड्स। एग्जाम्पल की बात कर ले तो यहाँ पे आता है मोर्फिन। मोर्फिन जो होता है ये मिलता है वही पॉपी प्लांट की लेटेक्स से। दूसरा इसके अंदर है हीरोइन। हीरोइन जो है इसको हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं, इसको स्मैक भी कहा जाता है। ये एक तरह का वाइट क्रिस्टलाइन ओडोरलेस और बीटर सब्सटेंसेस होते हैं जिसको स्नॉट करके या इंट्रावेनस वेनस के अंदर जो है इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, तो हीरोइन के बारे में ये आपको याद रखना है। इसको एज अ सिडेटिव यानी कि पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है उस पेशेंट पे जिसका सर्जरी हुआ है। दूसरा यूफोरिया यानी कि टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अगर कुछ टाइम के लिए हमें खुशी चाहिए तो उसके लिए इसको यूफोरिया के लिए जो है हीरोइन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पेन किलर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी कैटेगरी है दैट इज स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स के अंदर आता है कोकेन,
टोबैको और एम्फीटामाइंस। तो कोकेन और टोबैको के बारे में देखते हैं। एम्फीटामाइंस जो होते हैं ये एक तरह का सिंथेटिक ड्रग्स होता है जो कि अब्यूज्ड होता है बाय द स्पोर्ट्स पर्सन टू इंक्रीज द एक्टिविटी। उसकी एक्टिविटी जो होती है उसको बढ़ाने के लिए जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको अब्यूज़ करते हैं। कोकेन जो होता है, कोकेन इसके अंदर जो है स्टिमुलेंट के अंदर, इसको हम कोका अल्कोलाइड कोकेन कोक कहा जाता है और इसको निकाला जाता है फ्रॉम द इथ्रोजाइलम कोका जो कि नेटिव है साउथ अमेरिका के। कोकेन जो है इसको हम क्रैक भी कहते हैं और इसको स्नॉट करके लिया जाता है। इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है डोपामीन, इसके साथ ये इंटरफेयर करता है और ये एक तरह का कोकेन स्टिमुलेंट होता है। ये अलर्टनेस बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है, काफ़ी एनर्जी दे देता है हमें, एक्टिविटी जो होते हैं उसको बढ़ाता है कोकेन। ठीक है, एक्सेसिव कॉज से जो है हेलुसिनेशंस हमें होने लगते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ नहीं भी प्रेजेंट है वो चीज़ भी हमें दिखने लगती है, इसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। इसके बाद है हमें दैट इज़ दी टोबैको। तो टोबैको जो है दैट इज़ कंज्यूम्ड सिंस 400 ईयर, 400 साल से जो है इसको कंज्यूम किया जा रहा है। इसको स्मोक भी किया जा रहा है, च्यू भी किया जा रहा है, स्नफ भी किया जा रहा है। इसके अंदर जो अल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं निकोटीन। इसको ये क्या क्या कॉज करता है, लंग कैंसर कॉज करता है, थ्रोट कैंसर कॉज करता है, एम्फाइसमा कॉज करता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये सारी चीज़ें ये टोबैको की वजह से होती है। ये स्टिमुलेट करता है हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको, ये स्टिमुलेट करता है और वहाँ से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इसको ये रिलीज करवाता है और ये जो इमरजेंसी हार्मोन होता है ये हार्ट रेट को क्या कराता है, बढ़ा देता है काफ़ी तेज़ी से। टोबैको स्मोकिंग जो होता है इससे क्या होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर उसको बढ़ा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के जो कंटेंट होता है CO, इसको हमारे ब्लड में बढ़ा देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसकी जो है 200% मोर एफिशिएंसी होती है देन दी हीमोग्लोबिन देन द ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड करता है उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन ऑक्साइड की बाइंडिंग जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, इसकी एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दी ऑक्सीजन। और जब ये उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होती है वो कम हो जाती है, इन जो हमारी टिश्यूज़ वगैरह है उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लास्ट है हमारे पास दैट इज़ हेलुसिनोजेनिक। हेलुसिनोजेनिक जो होती है ये हेलुसिनेशंस कॉज करता है। इसके अंदर कैनाबिनॉइड्स आते हैं। अदर प्लांट्स विद द हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ वो है एट्रोपा बेलाडोना और डटूरा। जो डटूरा और एट्रोपा बेलाडोना है इसके अंदर भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। LSD जो है जिसको हम लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड कहते हैं फ्रॉम द क्लाविसेप्स प्रोप्यूरिया, और ये भी एक तरह का हेलुसिनोजेन होता है। जो कैनाबिनाइड होता है इसका रिसेप्टर हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और इट इज़ मेड बाय कंबाइनिंग द लीफ फ्लावर ETC ऑफ द प्लांट। कैनाबिस सटाइवा नाम का जो प्लांट होता है इसकी लीफ फ्लावर इन सबसे जो है वो कैनाबिनाइड मिलता है। और जो एग्जाम्पल है कैनाबिनाइड का वो है चरस, हसीस, गांजा और marijuana। ठीक है, इसके बाद ये कॉज करता है हेलुसिनेशंस एंड हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होती है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होती है उस पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। एंड इट इज़ मिसयूज्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, कैन बी स्मोक्ड और टेकन ओरली, या तो इसको स्मोक से या फिर इसको ओरली लिया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात कर ले, इन सारे जो चीज़ें होती हैं, जो भी हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग अब्यूज़ की, तो इसमें मेल्स और फीमेल्स की बात कर ले तो मेल्स के अंदर एक्नी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द टेस्टिस जो है उसकी साइज में रिडक्शन करा देता है। स्पर्म जो है उसकी प्रोडक्शन कम कर देता है क्योंकि साइज जो होती है टेस्टिस की वो कम हो जाती है। इसके बाद इंक्रीजमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसका साइज भी बढ़ा देता है। फीमेल के अंदर जो है ये मैस्कुलिनाइजेशन करता है जिसमें कि मेल लाइक फीचर्स आ जाते हैं उसके अंदर। एग्रेसिवनेस उसमें फीमेल के अंदर बढ़ा देता है। डिप्रेशन करता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको एबनॉर्मल करा देता है। बॉडी हेयर ग्रोथ जो है उसको एक्सेसिव कर देता है। क्लिटोरिस जो होती है उसकी इनलार्जमेंट करवा देता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो है अब्यूज़ के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आके हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। सारी NCERT के पॉइंट्स को मैंने अच्छे से कवर किया है और यहाँ पे आके जो है ये पूरा बायोलॉजी सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। और सारे हैंडरिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपको जो है वो सारा जो हैंडरिटन नोट्स है वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इसके बाद अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ भी अगर आपको चाहिए, इसके आगे मैं कौन सी सीरीज़ लेके आऊँ, इन सब के बारे में अगर आपको कुछ बताना हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसको देख लूँगी और फिर मैं उस पर काम करूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।